नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम लेमन ब्रदर्स या फिर आप बोल सकते हैं 2008 में हुई क्राइसिस के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बताते हैं आज से 11 साल पहले, जी हाँ 2008 में अमेरिका के एक दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका नाम लेमन ब्रदर्स था, उसने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया था, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसी फिनोमेना थी कि जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इकोनॉमी बिल्कुल डमाडोल हो गई थी और प्रॉब्लम ये अमेरिका में पैदा हुई थी, पर इसका जो पेन था, इसका दर्द था पूरे वर्ल्ड में फैल गया था और उसका जो आज भी उसके जख्म आपको दिखाई देते हैं। 2011 मतलब आज से 11 साल पहले जो घटना घटी थी उसको लेमन ब्रदर्स की स्टोरी के रूप में आपको मैं सुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आते हैं कि आज से 2000 साल पहले हुआ क्या था। ये जानने के लिए आपको ये एक फिगर दिखाई दे रहा होगा कि उसमें पूरा डिटेल्स दी गई है। आप इसको देख के समझ भी सकते हैं। जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये समझ में आ जाएगा, जो नहीं है उनको बताता हूँ। 2000 पहले लेमन ब्रदर्स को ने अपने आप को बैंकरप्ट किया था, जो कि डेट थी 15 सितंबर 2008। ये दुनिया की सबसे जो दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक थी और इसने बैंकरप्सी के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, जो कि पूरे दुनिया का जो मार्केट था, फाइनेंशियल सेक्टर था, उसके लिए ब्लैक डे के रूप में ये जाना जाता है। अब उस टाइम पे जो बियर्स थे मार्केट में, मतलब कि मंदड़िए, मतलब आप इसको रिसेशन भी बोल सकते हैं, वो पूरे मार्केट में पूरी बुरी तरीके से छा गए थे और फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो चुकी थी मार्केट पूरे वर्ल्ड में। और इसकी वजह से बैंक थोक थे वो डूबने लगे थे। और इन्होंने हुआ क्या था कि इन्होंने जो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारे चीप लोन, जो कि घटिया टाइप के लोन होते हैं, वो लोन दे दिए थे। वो सारे लोन डूब गए थे। वो कौन से लोन थे उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। अब सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा लेमन ब्रदर्स कौन थे और ये शुरुआत इनकी कहाँ से हुई। तो ये आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है। 1850 में एक फाइनेंशियल कंपनी जो थी वो लेमन ब्रदर्स के नाम से रजिस्टर्ड हुई थी, जिसकी की शुरुआत की थी एक जर्मन के ट्रेडर थे जिनका नाम था हेनरी लेमन। वो कैटल का ट्रेड करते थे, जो पशुओं का व्यापार मतलब करते थे। और उन्होंने 1944 में जर्मन से वो अमेरिका आ गए। अलाबामा में आके उन्होंने एक एच लेमन नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया था। और 1950 के आते आते इनके दो और भाई थे, इनुअल लेमन और मेयर लेमन। ये दोनों भी अमेरिका आ गए और इन तीनों भाइयों ने लेमन ब्रदर्स कंपनी नाम की स्थापना की 1850 में, यानी कि आज से तकरीबन 170 साल पहले। तो उस टाइम यूनाइटेड स्टेट के जो साउदर्न प्रोविंस थी, मतलब कि जो साउदर्न पार्ट था, उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारा कॉटन का प्रोडक्शन होता था। तो तीनों भाइयों ने करा क्या कि इन्होंने एक जो अपनी कंपनी बनाई थी उसमें वो अपने कस्टमर से पेमेंट के रूप में कॉटन का को एक्सेप्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और ये जो भी इनका पेमेंट होती थी वो कॉटन में होने लगी। मतलब कि एक तरीके से बिजनेस इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेस कर दिया था और इनका बिजनेस अच्छा काम कर रहा था, अच्छा चल रहा था। अब हुआ क्या कि इन्होंने 1855 में हेनरी लेमन की तो बीमारी से डेथ हो गई और इसके जो दो भाई थे, इमैनुअल लेमन और मेयर लेमन, इन्होंने जो इनके भाई ने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू रखा। और 1950 में जो इनका कॉटन का जो बिजनेस था, उन्होंने अपना सेंटर उठा के न्यूयॉर्क में बना लिया और लेमन ब्रदर्स ने न्यूयॉर्क को अपना हेड ऑफिस बना लिया। और जो क्योंकि पूरा का पूरा कॉटन का मार्केट उसके बाद न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया था, तो अब जो ये पूरा ट्रेड करने के लिए इनको एक्सचेंज और मार्केट की जरूरत थी, जिसके लिए इनेमुअल जो लेमन थे उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने बोर्ड में शामिल कर इनका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। और उसके बाद कुछ साल तक ये दोनों लेमन ब्रदर्स अपना जो इन्होंने हेडक्वार्टर को मोंटोगमी अलाबामा जो था वहाँ से हटा के पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया न्यूयॉर्क में। तो ये मतलब पूरा जो इनका पहले चलता था साउदर्न पार्ट में अमेरिका के, वो अलाबामा में, वो सारा का सारा न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो चुका था। 2006 ये वो साल था जब लेमन ब्रदर्स जो है कॉटन, कॉफ़ी और कैश क्रॉप, जो नगद फसलें होती हैं जैसे कि गेहूं, चावल, इस तरीके के ये बिजनेस टोटल बिजनेस में उतर चुके, तो बहुत अच्छा ये कमाई कर रहे थे। इसके बाद हुआ क्या कि 2006 के बाद
इन्होंने एक और जो कंपनी थी गोल्डमैन सैक्स, जिसका नाम आप बहुत अच्छी तरीके से आज भी जानते होंगे, इसके साथ इन्होंने कंपनियां मिलके ना बहुत सारी कंपनियों को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना शुरू कर दिया। और ये मतलब इनकी शुरुआत थी स्टॉक मार्केट की, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट के बनने की, ये उसी टाइम की बात है। और ये जो है अंडरराइटर या गारंटर की जो उसका था रोल, ये प्ले करने लगे। अमेरिका जब उस टाइम पे, अब आगे बात चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, तो 1929 में जब जबरदस्त जो है मंदी आ रखी थी, मतलब बहुत ही तेजी से मार्केट गिर रखा था, उस टाइम भी लेमन ब्रदर्स का जो बिजनेस था बढ़िया ग्रो कर रहा था। और इन्हें शेयर मार्केट के किसी भी तरीके के जो भी गिरावट थी उसमें लेमन ब्रदर्स को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि ये जो है वेंचर कैपिटल के बिजनेस पर अपना ध्यान लगाने लगे और नई नई कंपनियों को फाइनेंसिंग करने लगे। वेंचर बिजनेस होता क्या है, जैसे कि आजकल स्टार्टअप में जो एंजल ब्रोकर्स होते हैं वो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सेम उसी टाइप में लेमन ब्रदर्स ने एंजल ब्रोकर का काम शुरू कर दिया और ये नए नए स्टार्टअप्स को, नई नई कंपनियों को फाइनेंस करने शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो मतलब इनका 1929 तक बहुत अच्छा काम चल रहा था। अब इसके बाद इन्होंने करा क्या कि जब इनका व्यापार बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक जब बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड बूम इसमें आया था वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो उस टाइम पे लेमन ब्रदर्स के बिजनेस तो उनका शुरू से ही बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे जगह पे इन्होंने अपना कई रीजनल ऑफिस खोले और ये इनकी जो कंपनी थी, फाइनेंशियल कंपनी, बहुत बड़ी हो गई और इनकी कंपनी उस टाइम पे वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। और इनकी सक्सेस स्टोरी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रही थी। कैश क्रॉप से स्टार्ट किया हुआ जो बिजनेस था इनका, तो 19th सेंचुरी में के जो लास्ट एंड आते आते ये रेलवेज में पैसा लगाने लगे, फिल्म प्रोडक्शन में पैसा लगाने लगे। 20th सेंचुरी में इन्होंने रिटेल ट्रेड में और रिटेल सेक्टर में इन्वेस्ट किया, साथ साथ में हॉलीवुड में फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में को भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद में इन्होंने टीवी, रेडियो सेक्टर, होम अप्लायंस सेक्टर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में भी इन्होंने सफलतापूर्वक अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश किया और ये सारे सेक्टर इनके बनाए हुए थे, इन्होंने ही इनको इस्टेब्लिश किया था। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब बात आती है कि 2005 की। अब 2005 में इनका जो एम्पायर था लगभग $175 बिलियन का था, जो कि बहुत ही बड़ी रकम होती है। और इन्होंने मतलब ये 2005 से कंटिन्यूसली ये अपने बिजनेस को मतलब बहुत ही भारी प्रॉफिट बुक करते चले गए। 2006 में और 2007 में कंपनी ने बहुत प्रॉफिट बुक किए, पर इनका हुआ क्या कि इसी टाइम पे इनको बैड डेट, जो खराब इन्होंने लोन देने शुरू कर दिए या फिर इन्होंने लोन लिए वो, जिसके वजह से कैश क्राइसिस हुआ। और यही कैश क्राइसिस की वजह से कंपनी जो है ऊपर से अर्श से फर्श पे आ गई। मतलब ये कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी वो कैश क्राइसिस की वजह से बिल्कुल डाउन चली गई। अब हुआ एक्चुअली क्या था, अब वो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। 1996 में अमेरिका में .com बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज थी वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही थी और जो इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट आने की वजह से कंपनियां बहुत तेज़ी से भाग रही थी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के रेट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। और ये धीरे धीरे 2002 तक तो बिल्कुल बढ़िया चलता रहा, पर 2002 में जिस टाइम पे .com बस्ट हुआ, यानी कि स्टॉक मार्केट था वो बहुत बुरी तरीके से फॉल हुआ और उसके फॉल होने की वजह से लोगों ने अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट से विड्रा करने लगे। और उसी टाइम यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट था वो भी 1% पे आ गया, जिसकी वजह से लोग ना तो बैंक में पैसा रखना चाहते थे, ना ही अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते थे। वो एक ऐसी जगह चाहते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कोई गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश कर रहे थे कि जिसमें उनको बैंक से और ये जो इनका पैसा स्टॉक मार्केट, इन दोनों जगह से ज़्यादा इनको रिटर्न मिले। तो इनको ऐसा टाइम मिला कि ये रियल एस्टेट इनको सबसे अच्छी जगह लगी और रियल एस्टेट में इन्होंने, इन लोगों ने अपना ध्यान लगाया और पूरा का पूरा जो भी इकोनॉमी थी यूएस की वो रियल एस्टेट की तरफ पूरी झुक गई। और इससे रियल एस्टेट में लोगों ने पैसा डाला बहुत सारे मकान खरीदने के लिए,
तो देखते देखते रियल एस्टेट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट भी रियल एस्टेट से कमाया। और इसी तेजी में जो बेनिफिट्स जो था वो जो इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कि लेमन ब्रदर्स थी, ये भी इसका फ़ायदा उठाना चाहती थी। तो इन्होंने जो डेट था, जो बैंकों से डेट्स था, कर्ज था, वो खरीदना शुरू कर दिया। अब इसको समझने के लिए कि लेमन ब्रदर्स ने कैसे डेट खरीदा, तो इसके लिए एक और आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो होता क्या है एक्चुअली कि कई सारे जो डेट्स होते हैं कोई, तो उनको सारों को मिला के ऐड करके एक सीडीओ बनती है, जिसको कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन कहते हैं। मतलब कि एक ग्रुप है ऑफ डेट्स, आप समझ सकते हो कि डेट्स का गुच्छा होता है कि जिसको कि कंपनियां खरीदती हैं। अब होता क्या है कि डेट्स जो ये होते हैं, ये इन डेट्स को कंपनियों ने क्या किया कि क्रेडिट एजेंसीज थी उनको अपने ब्राइब्स देके, मतलब रिश्वत देके, घूस देके इन्होंने इसकी रेटिंग्स AAA करवा ली थी। और ये सीडीओ जो बना बना के जो इन्वेस्टर बेच रहे थे, तो वो इस वजह से बिक रहे थे क्योंकि कोई भी जो बैंक होता है जैसे लेमन ब्रदर्स वगैरह या फिर और भी कोई, तो वो लोग उन्हीं सीडीओस को खरीदते हैं जिनकी AAA रेटिंग होती है। मतलब कि जो सिक्योर लोन होता है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे बैंक के लोन वो डेट खरीद लेते हैं और इसमें उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। पर हुआ क्या कि ये क्योंकि गलत तरीके से इनकी रेटिंग दी गई थी, इस वजह से लोगों ने जो बैंक्स थे उनको इसमें घाटा हुआ है। और अब हुआ क्या कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक थे, तो जो मेन बैंक थी, जो फेडरल बैंक, वो अब लोगों को लोन देना बंद कर रही थी। पर जो ये इन्वेस्टमेंट बैंक थे जो कि ये डेट खरीद रहे थे, सीडीओ खरीद रहे थे, उन्होंने अपना प्रेशर बनाया फेडरल बैंक के ऊपर और उन्होंने सब प्राइम लोन अब जो फेडरल बैंक की तरफ से और इन्वेस्टमेंट बैंक को जारी होना शुरू हो गया। अब जो ये सब प्राइम लोन्स थे, सब प्राइम लोन्स कुछ इस टाइप के लोन होते थे कि जिसमें कि दोनों लोगों को मुनाफा अच्छा हो, और बैंक भी ये सब प्राइम लोन इसीलिए बांट रहे थे कि उनको साइड से और ज़्यादा पैसा चाहिए था। पर ये जो AAA जो गलत तरीके से बिका था, तो ये सारा का सारा कंपनी हुआ करती थी AIG, जिसके अभी टाटा AIG के साथ में जो काम कर रही है वही कंपनी AIG, ये इन डेटों को या सीडीओ को बोल सकते हैं आप, इनको इंश्योरेंस देती थी। तो ये इंश्योरेंस की वजह से लोगों को लगता था ये सिक्योर हैं, पर इस वजह से बहुत ही लंबा लॉस उस AIG कंपनी को भी हुआ और साथ साथ में जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थी उनको भी हुआ, जिसमें लेमन ब्रदर्स भी एक थी। अब इसमें अगर हम बात करें व्हाई डिड यू गो टू बैंक लॉस, मतलब क्यों बैंकों को लॉस हुआ ऐसा कि धीरे धीरे बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बढ़ने लगे और सब प्राइम्स लोन वाले जो कस्टमर थे वो प्रीमियम चुकाने में उनको प्रॉब्लम फेस होने लगी, वो चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो EMI को देना बंद कर दिया। और जो बैंक थे, बैंक अपने लोन को रिकवर करने के लिए जो उनके मकान थे उनको बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 50% जो बोरोज थे, जो कर्जदार थे, उन्होंने कोई भी पैसा खरीदने के बैंक के घर खरीदने के लिए यूज नहीं किया। सारा का सारा पैसा तो बैंक का था वो ना अपने काम में यूज ले लिया और वो ब्रोकर टाइप में खुद बन गए थे। धीरे धीरे सबने जो है लोन को डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया था और जिससे जो सीडीओस थी उनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई। जो इसमें AIG कंपनी, जिसका अभी मैंने पहले भी बताया था, टाटा AIG, उसमें लगभग 90 बिलियन डॉलर का उसको लॉस हुआ था। ये बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी उस टाइम पे। पर इसके लिए जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, तो US गवर्नमेंट भी इसमें कूद गई और उसने अपने AIG को तो बचा लिया। उसने 85 बिलियन डॉलर का एक बेल आउट पैकेज दे दिया। और बाकी हुआ क्या कि इसी वजह से लोगों ने जो सीडीओस थे वो खरीदने बंद कर दिए और इन्वेस्टमेंट बैंक को सबसे ज़्यादा इसमें इस वजह से लॉस हुआ और लेमन ब्रदर्स था वो बैंकक्रप्ट हो गया। उसके तकरीबन 24,000 एम्प्लॉयज़ थे, उनकी जॉब चली गई। अब इसी टाइम पे जो एक और बैंक थी मैरिल लिंच, इसको तो बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीद लिया और जो इन्वेस्टमेंट बैंक को तकरीबन इसमें जो लेमन ब्रदर्स को था 450 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। और ये क्राइसिस की जो वजह बन गई थी वो मेन थी CDO और CDS, जिनको रेगुलेट करने के लिए उस टाइम पे कोई भी मैकेनिज्म नहीं था, जैसे कि अपने में यहाँ पे SEBI होती है, पर उस टाइम पे अमेरिका में इस तरीके से कोई भी रेगुलेटर नहीं हुआ करता था। अब अगर नेक्स्ट स्टेप कंक्लूजन की बात करें तो इसके लिए आपको ये समझना होगा अमेरिका में लोग लोन लेते कैसे हैं, मकान खरीदते कैसे हैं।
तो उसमें भी जैसे आरबीआई होती है उसी तरीके से फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होती है, एफओएमसी जिसे बोलते हैं, वो जो फेडरल रिजर्व बैंक है और अपने आरबीआई की तरह, वो भी अपने आरबीआई की तरह ही रेपो रेट जैसे होता है उसी तरीके से रेट फिक्स करती है, जो कि इंटरेस्ट रेट्स फिक्स करती है। और वो होता क्या है कि उस टाइम पे जब ये 2008 की बात है, 3% का रेट हुआ करता था। और अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो आपको 1% भी अगर मिल जाए तो बहुत है। पर होता यह था कि बैंक, और ये जो बैंक जो ये फेडरल बैंक जो दूसरे बैंकों को जब लोन देती थी, या आप लोन लेंगे बैंक से, तो वो बैंक आपसे 3% से ज़्यादा का ब्याज वसूलता था। जो उसका आरओआई था वो 3% से ज़्यादा वो करता था। आप जब जमा करोगे तो 1% भी नहीं देता था। तो जो इसका जो डिफरेंस हुआ करता था, इसी से ये पैसा कमाते थे फेडरल बैंक। अब नेक्स्ट जो है, तो अमेरिकन लोग जो है उनको वहाँ पे मकान खरीदा कैसे जाता है, घर खरीदा कैसे जाता है, वो मेन चीज़ है। तो आपको बताते हैं कि जो अमेरिका है शायद ही वहाँ पे कोई फुल पेमेंट करके घर खरीदता होगा, सबके सब बैंक लोन ही लेते हैं। और बैंक लोन हमारे यहाँ के जिस तरीके से नहीं मिलता है, वहाँ जो बैंक लोन होता है उसके लिए एक अप्रेजल बनता है। अप्रेजल बनाने वाली एक कंपनी होती है जिसको लोन कंपनी कहा जाता है। लोन कंपनी आपकी जो घर की वैल्यू निकालेगी और उसके ऊपर एक वो डाउन पेमेंट लेती थी। और डाउन पेमेंट लेने के लिए अगर वो सही तरीके से लेते तो उससे अपना पूरा पैसा निकाल लेती थी। जैसा कि अपना जो भी उनके काम काज के ऊपर खर्च होता था, उनके काम के ऊपर, तो पूरा पैसा उसी से वो निकालती थी। बाकी वो आपके प्रॉपर्टी को तब तक मॉर्गेज रखती थी जब तक कि आप पूरा पैसा लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते, जैसा कि इंडिया में भी होता है। पर वहाँ पे होता ये है कि इसके बाद जब लोन कंपनी आपका लोन सैंक्शन कर देगी, लोन दे देगी, लोन सब कुछ, तो वो जो डाउन पेमेंट से अपना खर्चा निकालने के बाद वो उस लोन को दूसरी कंपनी को बेच देती है। तो वो जो दूसरी कंपनी है तो वो आपका बाकी का लोन आपका उसके साथ में चलता है। ये अमेरिका में इस तरीके का धंधा चलता है। तो लोन कंपनी एक तरीके से मिडिलमैन या ब्रोकर का काम करती है वहाँ पे। अभी अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि तो अब अमेरिका में एक्चुअली हुआ क्या था। अभी अगर इससे पहले हम ये एमबीएस और सीडीओ को अगर जानना चाहें तो इसको किस तरीके से आप जानोगे। मान लीजिए कि कई लोगों ने एक लोन लिया है, मान लो 50 लोन हुए टोटल मिला के, और जो कि $80 मिलियन के लोन हैं। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई 5% है, मतलब कि आपको हर महीने ईएमआई देनी है। अब लोन कंपनी इस लोन को एक लोन को, मतलब 50 लोन है तो उसमें एक लोन को एक शेयर की तरह मानेगी। और ये 50 लोन 50 शेयर की तरह ये किसी बैंक को या किसी दूसरे जो इन्वेस्टमेंट बैंक है या फिर और कोई इंस्टीट्यूशंस है या फिर एआईजी कंपनी जैसे इंश्योरेंस कंपनी, उसको ये बेच देती है। और वो जो पेपर्स हैं, आपका घर है, वो उसके पेपर्स वो मॉर्गेज रखती है उस कंपनी के पास, जो लोन खरीदता है उसको देती है। तो इसी तरीके से अब इसके ऊपर जो भी लोन खरीदता है तो लोन के साथ साथ में एक इंश्योरेंस जरूर खरीदता है, ताकि अगर उसका पैसा मारा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करे। जो इंश्योरेंस जब खरीदा जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो खरीदती इसको आपको लोन के ऊपर जो लोन अपना इंश्योरेंस करती है उसको कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसको CWS का नाम दिया जाता है। CDO और CWS दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो क्रेडिट, तो यही एक है जो इंडिया में भी होता है। अगर आप लोन कोई भी अमाउंट लेने जाएंगे तो उसके ऊपर आपको एक इंश्योरेंस कंपनी पक्का करवाती है, चाहे आपकी SBI में जाए चाहे किसी भी कंपनी में। तो वही अमेरिका में भी होता था। अब 2006 से 8 के बीच में हुआ क्या था। सबसे पहले ये था कि लोगों को जब पता पड़ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है बैंक में और शेयर मार्केट भी डॉट बूम की वजह से गिर गए थे, तो लोगों के ने मकान खरीदना शुरू कर दिया। तो मकान खरीदने से इसकी जो कीमत थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पर हुआ क्या था कि जो घर की वैल्यू थी वो सही तरीके से उसका अप्रेजल नहीं किया गया। साथ साथ में उनका डाउन पेमेंट का जो रूल था लोन कंपनी, तो उन्होंने वो डाउन पेमेंट का रूल भी हटा दिया। इसके बाद में लोगों ने भी क्या किया कि घर को अपने यूज़ के लिए ना लेके एक दूसरे को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो काम करने लगे, जिसकी वजह से जो क्रेडिट कंपनी थी वो गलत रेटिंग देने लगी। जो रेटिंग कंपनीज थी क्रेडिट देने वाली, तो लोगों को गलत रेटिंग दी गई उनके मकानों को। इस तरीके से लोगों को गलत लोन दिए गए, गलत तरीके से लोन दिए गए। उनकी नौकरी नहीं थी, उन लोगों को भी लोन दे दिए गए। ऐसा आजकल इंडिया में भी देखने को मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि लेमन ब्रदर्स के जो आज से 11 साल 12 साल पहले जो कांड हुआ था, जो उसके छींटे आज भी इंडिया के अंदर सेम कंडीशन आज भी देखी जा सकती है।
आपको अगर लोन लेना है तो आप किसी को भी रिश्वत दीजिए, आप नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी वैल्यू मकान की बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो वही चीज़ हुई थी उस टाइम पे, और ब्याज के रेट्स जो बहुत कम हो गए थे, ये गलती थी फेडरल बैंक की। अब अमेरिका में हुआ क्या कि ये जो पिछला कांड हुआ, इसके पूरे रिजल्ट 2008 6 और 8 के बीच में जो हुआ, उसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी गिरने लगी। लोग जो है लोन को रीपेमेंट करने में बिल्कुल असफल हो गए और लोन उन्होंने चुकाना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब जो बैंक थे उनके पास उनके जो पेपर्स गिरवी रखे हुए थे, जो मॉर्गेज थे, उन्होंने उन मकानों को जो है ऑक्शन करना शुरू कर दिया। तो ऑक्शन करने की वजह से जो लोगों के मकान थे पर वो तो रेट गिर रहे थे, गिर इसलिए रहे थे कि लोग उसका रीपेमेंट नहीं कर पाए। जब रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे तो नया मकान खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था लोगों के पास में, और ये बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ, जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री है, होम की इन्वेंट्री थी, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई, और ऑक्शन में भी लोगों को बैंक को वो कीमत नहीं मिल रही थी जो उनको मिलनी चाहिए थी। इस वजह से लोगों ने, जो बैंकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, और जिसकी कीमत मान लीजिए कि 2 मिलियन का जो मकान था वो 1 मिलियन का रह गया, और लोगों ने इंश्योरेंस जो कराया था वो इंश्योरेंस कंपनी भी दिवालिया हो गई। साथ साथ में कई बैंक फेल हो गए। गवर्नमेंट जो है फेडरल बैंक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने एआईजी को $85 मिलियन का बेल आउट पैकेज भी दिया, और भी कई बैंकों को उन्होंने खरीदा, और जिसकी वजह से मतलब काफ़ी तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और लोगों को जो है ना, लोगों ने कंपनियों ने अपने लोगों को, क्योंकि उनके पास भी सब कुछ गड़बड़ा गया था, तो जॉब से निकालना शुरू कर दिया। अब जो जिन लोगों की जॉब चली गई, तो उन्होंने जो मकान लिया हुआ था, जो सही में रियल बायर हुआ करते थे, तो उनकी जॉब जाने की वजह से वो लोग भी सही से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, और ये सब होने की वजह से उन्होंने भी लोन का रिपेमेंट करना बंद कर दिया, और भी ज़्यादा बैंकों को इससे घाटा शुरू हो गया। अभी अगर चूज करें कि इसमें गलती कहाँ थी, लेमन ब्रदर्स का इसमें मेन नाम क्यों आता है? लेमन ब्रदर्स का नाम इसलिए आता है कि सबसे ज़्यादा जो गलत रेटिंग्स, क्रेडिट रेटिंग्स करवाने वाले में लेमन ब्रदर्स ही फर्स्ट नंबर पे था, और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मार्केट में। और अमेरिका का जो भी क्राइसिस था लेमन ब्रदर्स की वजह से ही हुआ था। अब इसमें सही अगर देखा जाए तो बैंक ही अकेला, लेमन ब्रदर्स बैंक ही अकेला दोषी नहीं था, साथ साथ में वो लोग भी दोषी थे जिन्होंने गलत अप्रेजल करवाए थे, वो भी दोषी थे जिन्होंने गलत अप्रेजल किए थे। साथ साथ में क्रेडिट देने वाली रेटिंग कंपनियां भी दोषी थी जिन्होंने ब्राइब लेके गलत रेटिंग दी थी। इसके साथ साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की गलती फेडरल बैंक ने की थी, वो भी इसमें दोषी था। और bubble.com है, और भी पिछले जो हुए थे वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे, और लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो ज़्यादा होने की वजह से वो ईएमआई नहीं दे पा रहे थे, और जो इंश्योरेंस कर रहे थे वो इंश्योरेंस भी बहुत ही गलत तरीके से हुए थे। इसके साथ साथ में एमबीए और सीडीओ का जो वैल्यूशन था उसको भी गलत रेटिंग दी गई थी। ये सारी की सारी इसमें जो कंक्लूजन है इसका निकल के आता है, अकेला लेमन ब्रदर्स ही इस क्राइसिस का जिम्मेवार नहीं था। उम्मीद करता हूँ 2008 की जो क्राइसिस थी उसको समझाने में बहुत मैंने कोशिश की है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को हाउसिंग बबल का भी नाम दिया जाता है। हाउसिंग बबल वो कंडीशन होती है, वो पोजीशन होती है जिस टाइम हाउस के रेट्स बिना वजह बेवजह से बहुत आसमान छूते हैं। इस टाइम पे हम बोल सकते हैं वही हाउसिंग बबल्स इस टाइम इंडिया के अंदर चल रहा है। यहाँ पे बायर्स बहुत ही फर्जी टाइप के हैं, और एक आदमी ने आज की डेट में 2-2 3-3 मकान के लिए लोन भी ले रखा है और प्लस इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जिस वजह से रेट बढ़ रखे हैं, जबकि उनको वो रियल बायर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उन्होंने लिया हुआ है। तो ये जिस वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप इत्यादि पे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो करते हैं वाइंड अप। थैंक्स।